इंसान अपनी परेशानियों से, अपने पास्ट से कितना ही पीछा छुड़ाना चाहे, ये उसका पीछा नहीं छोड़ते, आकर घेर लेते हैं वापस हर बार, क्योंकि ये तो पहचान है, परछाई है, इनसे भागना मुश्किल है। जियोंग के कन्विंस करने पर सैरा को हिम्मत मिलती है सही गलत का फैसला करने की। वो दौड़ कर आती है जियोंग के पास और बताती है सारी सच्चाई कि सुकमिन है जिसने अपने माँ और बेटे दोनों को मारा है। उसे ये पूरा साम्राज्य चाहिए, मेरा एफबी का, और अब दोही को भी नहीं छोड़ेगा। दोही पर किए पिछले अटैक उसी ने करवाए। दूसरी तरफ दोही को मारने के इरादे से सुकमिन मैडम जू को उसके माता पिता का हत्यारा ठहराता है, लेकिन अचानक ही जियोंग अपने पावर्स का इस्तेमाल कर वहां आ जाता है और सुकमिन को गले से पकड़ उठाते हुए दोही और सुकमिन को लेकर जा पहुंचता है उसी क्लॉक टावर पर। लेकिन सुकमिन की आंखों में कोई खौफ नहीं, उल्टे वो जियोंग को चैलेंज करता है, अगर उसने डायरेक्टली अपने हाथों से उसका कत्ल किया तो वो भी नहीं बचेगा। ये सुनकर दोही जियोंग को उसे मारने से मना करती है, पुलिस के हवाले करने को कहती है, पर जियोंग के सर पर खून सवार था। सुकमिन कहता है मुझे पुलिस के हवाले कर दो और मैं छूट जाऊंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पर जियोंग मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, शायद कोई एविडेंस नहीं तुम्हारे खिलाफ सिवाय सैरा के। पैरेलल में सैरा पुलिस स्टेशन जा पहुंची थी सुकमिन के गुनाहों के राज उजागर करने। ये सुन सुकमिन की रूह सिहर उठती है और वो खुद को जियोंग के गिरफ्त से आजाद करवा कर खुद ही नीचे गिरता है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में सुआन आती है जो कंफर्म कर बिलख उठती है कि उसकी माँ को उसके बड़े भाई ने मारा है। उधर घर पर दोही जो आज सदमे में थी, उसके गले पर लगे चोटों को जियोंग ठीक करता है और साथ ही उसे सहारा देता है। एन वक्त ही आ पहुंचता है सियोक, जो उन्हें बताता है कि सुकमिन की बॉडी अब तक नहीं मिली है और ये विश्वास करना सबके लिए इतना मुश्किल होगा कि ये सब सुकमिन ने प्लान किया था। और दोही को भी हिम्मत देता है कि सुकमिन का ये कहना कि मैडम जू ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा ये झूठ है, उसने ये बातें तुम्हें ठेस पहुंचाने को कही थी, इन्हें दिल से मत लगाओ। दोही आज दुखी थी जियोंग के कंफर्ट के बावजूद। अगली सुबह मिराई ग्रुप्स और सुकमिन की न्यूज पूरे शहर की हॉट न्यूज थी। मिराई ग्रुप्स के सारे ऑफिसेस में एक ही चर्चा थी। ऐसे में दोही और मिस जिन ऑफिस के माहौल को कंट्रोल करते हैं और आने वाले प्रमोशनल इवेंट की ओर ध्यान रखने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। मिस जिन आज सियोक से मिलने आई है, जहां वो अपने आखिरी परफॉर्मेंस के लिए सियोक को इनवाइट करती है लंच की टेबल पर और कहती है कि उसका प्यार शायद जियोंग के लिए वैसे ही रहेगा जैसे कि तुम्हारा दोही के लिए। मेरा दर्द शायद तुम समझो। आज एक नई बात है कि सनवेल फाउंडेशन में अपने डिप्रेशन और अंधेरे की आग से उबर कर सैरा आई है और साथ में जियोंग की डीमन बुक भी लाई है, जो वो जियोंग को देती है और जियोंग के पूछने पर बताती है कि अगर सुकमिन ने मैडम जू के बारे में ये कहा है कि उन्होंने दोही के पेरेंट्स को मारा या मरवाया तो जरूर इसमें कुछ राज है। अपने असिस्टेंट पार्क से इस बारे में बात करता जियोंग आज काफी खामोश है। कहीं न कहीं उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि दोही के पेरेंट्स की मौत के तार उससे भी जुड़ते हैं। क्या है वो राज? उसे डर है कि ये राज दोही को अंदर से खोखला कर देंगे। दोही जो अभी भी सुकमिन के कही बातों की सच्चाई तलाश रही थी, अपने पेरेंट्स की मौत से जुड़ी, वो मिस जिन को बुलाकर पूछताछ करती है कि कब से मैडम जू के पैरों में प्रॉब्लम आई थी। वो बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के फ्यूनरल वाले दिन से ही हमने उन्हें वॉकिंग स्टिक यूज करते देखा। ये सुनकर दोही का शक और गहरा हो जाता है। अब जियोंग दोही के पास आता है। अकेलेपन में आज उनके बीच खामोशी है, प्यार की खुशबू धीमी पड़ रही है। दोनों के ही दिलो दिमाग पर मैडम जू वाली बात छाई है। जियोंग उसे समझाता है कि मैडम जू तुम्हें प्यार करती थी और वो भी बिना किसी मिलावट और मतलब के। उन्होंने मरते वक्त सिर्फ तुम्हें ही आई लव यू कहा, भरोसा रखो। ये सुन दोही मैडम जू के शेल्फ पर रखे बाइबल को देखती है, जिसे देख उसे कुछ याद आता है और वो जियोंग को लेकर चर्च जाती है जहाँ फादर माइकल थे, जिसके सामने ही मैडम जू ने अपने पुराने कन्फेशन किए थे। जब दोही जियोंग को फादर से अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है तो हमें फादर की संदिग्ध सी नजर समझ आती है, जैसे कि वो पहले से ही वाकिफ है कि जियोंग कौन है। वो दोही को अकेले में ले जाकर एक सीक्रेट रिवील करते हैं, मैडम जू का आखिरी कन्फेशन जो सिर्फ दोही के लिए था। दोही के पिता जो मेरा एफबी के अंडर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के फाउंडर थे, उन्हें मैडम जू के गोल्स और फंड की आड़ में वर्कर्स के
साथ की जाने वाली ज्यादती से ऐतराज था। वो चाहते थे कि मैडम जू सिर्फ पैसे नहीं, वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो मुसीबत में है, वरना वो आने वाली फंडिंग्स अप्रूव नहीं होने देंगे, पब्लिक और मीडिया में जाएंगे। मैडम जू जो इस वक्त सिर्फ तरक्की और कामयाबी का पीछा कर रही थी, वो उन्हें धमकाती है। दोनों के बीच बहस के बाद उसके पिता बाहर निकलते हैं दोही के माँ के साथ, और मैडम जू भी उनके पीछे। बाहर खड़ा सुखमिन ये सब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा था। कार से मैडम जू उनका पीछा करती है तेजी से। दोही के पिता भी कार की स्पीड बढ़ाते हैं। दोनों की ही गाड़ियां रफ्तार से बेकाबू थी। दोही की माँ बस एक ही बात कहे जा रही थी, अब समय आ गया है, दोही को देखना है। पर अचानक ही कार का टायर फटने से बेकाबू होकर कार पलट जाती है और पीछा करती हुई मैडम जू की कार रोड रेलिंग से टकराती है। दोही के पेरेंट्स की कार का भयावह एक्सीडेंट हो जाता है। मैडम जू निकलकर उनकी कार के पास जाना चाहती है। कार में दोही के पिता ठीक थे, माँ की मौत हो चुकी थी। दोही के पिता देखते हैं कार के पास आता जियोंग द डीमन। उसे देख दोही के पिता बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब मैं दोही को अकेला नहीं छोड़ सकता, उसकी माँ भी नहीं रही। जियोंग कहता है कि तुम्हारे 10 साल की मियाद पूरी हो चुकी है, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। ये कहता वो हाथ उठाता है जिसमें था उनका जलता कॉन्ट्रैक्ट, और दोही के पिता दोही के आ रहे फोन को भी नहीं उठा पाते। अपनी बेटी की आवाज सुनने को तरसते हुए उनकी मौत हो जाती है। वहाँ से निकलते जियोंग को मैडम जू देखती है, जिसे जियोंग अपने विश के बदले सोल का सौदा करने का प्रपोजल देता है, क्योंकि उसकी आंखों में जियोंग ने वो नाम और पैसे की बेताबी देखी थी। मैडम जू कुछ कहती इससे पहले ही पीछे दोही के पेरेंट्स की कार ब्लास्ट होती है, जिससे मैडम जू को भी आघात लगता है और वो दूर जा गिरती है पैरों में लगे भयानक चोट के साथ। प्रेजेंट में फादर दोही से कहते हैं कि उस रात अगर मैडम जू ने अपने आपे से बाहर तुम्हारे पेरेंट्स का पीछा न किया होता तो शायद ये नहीं होता। ये सोचना ही था मैडम जू की जिंदगी भर का गिल्ट। ये सुनकर दोही बाहर आती है, जहाँ जियोंग के पूछने पर वो बस इतना ही कहती है कि मैडम जू निर्दोष है। सुखमिन ने झूठ कहा था, पर आज जियोंग को उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। कोई बात वो जरूर छिपा रही थी। ये मुस्कुराहट दोही की नहीं। अकेले में जाकर दोही रोती है कि जियोंग के डील से ही उसके पिता की मौत हुई थी। क्या थी वो डील? शायद जियोंग के अंदर का डीमन है इन सब की वजह। बाहर खड़ा जियोंग भी उसका रोना सुन रहा था। रात को जियोंग दोही से सोने का कहकर बाहर चला जाता है। वो चला आया है उसी चर्च में फादर माइकल से मिलने। दोनों की बातें ऐसी थी जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हो। फादर उसे दोही से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि वो ही है दोही की जिंदगी का खतरा। ये सुन जियोंग सहम जाता है और जा पहुंचता है क्लॉक टावर पर, अपने शिकार की जगह, जहां मौजूद थी द लेडी यानी गॉड की प्रतिबिंब, याद दिलाते हुए कि तुमने ही ये लड़ाई मोली है। जो किया वो तुमने, जो करोगे वो भी तुम। मैं तो बस एक दर्शक हूँ, साथी हूँ। इन सब से तुम्हारी जिंदगी के पहलू जुड़े हैं। ये सुन जियोंग वापस घर आता है, जहाँ दोही नहीं थी, पर वो अवाक नहीं। उसे पता है कि बेचैनी में दोही मैडम जू के कब्र पर होगी। वहाँ दोही की मैडम जू से बस इतनी सी नाराजगी थी कि काश उन्होंने पूरा सच बताया होता तो वो जियोंग से एक डेविल से कभी प्यार न करती। उसे क्या पता ये बातें जियोंग भी सुन रहा है पीछे खड़ा, और वहाँ से निकल जाता है। सनवॉल फाउंडेशन में दोही की मुलाकात जिन से होती है। उनके बीच आज कोई झगड़ा ना था। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से अलविदा कहती है, क्योंकि जिन आज अपने परफॉर्मेंस के बाद कोरिया से जा रही थी। अब दोही इवेंट के दौरान असिस्टेंट पार्क से जियोंग के बारे में पूछती है, जो उसे जियोंग के ऑफिस में होने की बात बताता है। वो ऑफिस में जाती है, जहाँ जियोंग के चेयर के पीछे एक डोर था। उसे खोलते ही दोही उस क्लॉक रूम में थी। घड़ियां थी जहाँ हजारों लाखों की तादाद में। दोही इनमें खोई थी। तभी एक औरत चिल्लाते हुए ऑफिस में आती है और बैग में भरे पैसे वापस कर 10 साल पहले की गई डील कैंसिल करने कहती है। जियोंग उसका हाथ पकड़ अपनी आंखों का रंग बदलता है, लाल सुर्ख सी, और कहता है, मैं कोई एंजल नहीं, कोई फरिश्ता नहीं जो मैं ऐसा करूं।
और वो औरत दर्द से तरफ वही गिर पड़ती है और दोही गौर करती है कि वहाँ रखी एक घड़ी बंद हो गई है और राख में बदल गई। यानी ये सारी घड़ियां किसी न किसी की डील है। उसके डैड की जिंदगी भी कभी इनमें से एक घड़ी की मोहताज थी। ये सोच वो रोने लगती है। जियोंग को पार्क मिलता है जो बताता है कि दोही उसके ही ऑफिस में गई थी। ये सुनकर जियोंग बेचैन हो जाता है। वो बाहर भागता है जहाँ दोही थी। दोही जियोंग को देखकर डर जाती है, पीछे हटती है घबराती हुई। इससे जियोंग का दिल टूट जाता है। सियोक दोही को संभालता है और फिर जियोंग था द लेडी के साथ अपने सवालों के जवाब ढूंढता, दोही से दूर होता हुआ जो खुद को देख रहा था। आज रात वो ऑफिस के बाहर दोही का इंतजार कर रहा था। उसे अपने साथ एक वॉक पर चलने को कहता है। टहलते हुए दोही जियोंग को झूठी खुशी जाहिर करते हुए क्रिसमस ट्री सजाने की और डिनर बुक करने की बात कह रही थी, पर एक डीमन से क्या छुपा था। वो भाप चुका दोही के अंदर का डर जो उसके लिए आ बैठा था। जियोंग उसे कहता है, हाँ हम क्रिसमस साथ बिताएंगे, और ये कहते हुए उसका हाथ थाम लेता है और दबी आवाज में कहता है, खुद को इस नरक से मेरे साथ से बचाओ, दूर रहो। और दोही का हाथ छोड़ देता है, गायब हो जाता है। दोही रोते हुए आवाज लगाती है, पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ अकेलेपन और सुनसान रास्तों के अलावा। यानी दोही का जोंगुवोन यानी सल्वेशन यही था, एकांत में रोता बिलखता दर्द से घिरा हमेशा की तरह। तो क्या दोही यूं अकेली रह जाएगी, या जियोंग बताएगा कि वो ही उसके पिछले जन्म की वुलशिम है जिसके लिए वो डीमन बना? और क्या सुकमिन की बॉडी का ना मिलना एक संयोग मात्र है या कोई राज? देखेंगे हम और आप माय डीमन के अगले एपिसोड में। और अगर आपने माय डीमन के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे एक्सप्लेनेशन आपके दिलों में जरूर जगह बनाएंगे। या आपने सीरीज देख या सुन भी रखी हो तो प्लीज हमारा एक्सप्लेनेशन एक बार सुने, ये आपको किरदारों के इमोशन से जरूर जोड़ेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और एक छोटा सा कमेंट भी, इससे हमें खुशी मिलेगी। Thank you so much for watching.